बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त एचएस रावत सर जुड़ रहे हैं, जिनको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस से हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके साथ साथ हमारे साथ शिवानी दुर्गा, हिंदू धर्मगुरु जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया डेली की इस खास डिबेट में, और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। एचएस रावत जी, आप तो हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म संस्कृति के प्रसार के बारे में दुनिया भर में लेक्चर देते हैं, दुनिया भर के लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं। तो जरा इस विवाद के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है, ये दो शिव मंदिरों के बारे में क्या जानकारी मिली है? और ये थाईलैंड और कंबोडिया में है, कोई 1200 साल पुराना है, कोई 1300 साल पुराना है। रावत जी देखिए विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हिंदू धर्म है उसका विस्तार थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आगे तक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। साउथ ईस्ट कंट्री में था, इंडोनेशिया भी था उसमें। जी, हमारा दबदबा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो सनातन धर्म ही था। और वहां पर अगर आप देखा जाए थाईलैंड के अंदर भी जो भी वहां राजा बनता है वो भगवान राम के नाम पर चौथा, तीसरा, पहला, पांचवा, इस प्रकार से। वहां मैं थाईलैंड में गया था, वहां की सड़कों के नाम वो भी राम के नाम पर हैं, विष्णु के नाम पर है, गरुड़ के नाम पर है। इसका मतलब वहां जो संस्कृति है वो संस्कृति पहले सनातन धर्म की ही थी। बाद में वहां पर बौद्ध धर्म आया और फिर कुछ इस्लामिक लोग वहां पर आए। आज भी वहां पर जो उनका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गरुड़ के नाम पर है। तो इसका मतलब ये रहा कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत फैली हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मंदिर वहां बने हुए हैं, उन मंदिरों पर जो विवाद है, उनकी जमीन को लेकर के विवाद है, उनकी आस्था का विवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से भीख मांग रहे हैं अपने मंदिरों के लिए, और वो वहां पर उसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर कोर्ट में लड़ते हैं और वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए विवेक जी, आदमी को सबको अधिकार दिए हैं, अपने धर्म की रक्षा करने का सबको अधिकार है। तो जो उनके हिस्से में जो चीज है उसकी रक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम कोर्ट में घसीटे जा रहे हैं। 400-500 वर्ष में जाकर के भगवान राम के मंदिर का फैसला होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं बाकी के लोगों के मुकाबले। छोटे छोटे कंट्री हैं, वो अपनी देश की, और जबकि वो कंट्री अब बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, कि अपना चुके हैं, लेकिन जो पीछे का जो इतिहास है वो तो कोई भी नहीं भूलता, वो तो सबको याद रहता है। बिल्कुल। इंडोनेशिया को आप देख लीजिए, एक मुस्लिम कंट्री हो चुका है, लेकिन इंडोनेशिया की रामकथा, रामलीला वो दुनिया में अद्वितीय है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि आप अपना पूजा पाठ की पद्धति बदल सकते हो, अपना धर्म बदल सकते हो, किसी कारणवश बदल सकते हो। वो सब चीज़ें तो आप, पाकिस्तान बन गया, इस्लामिक कंट्री बन गया, लेकिन आज वो क्या छोड़ पाया है? क्या वो जातिवाद छोड़ पाया है? नहीं छोड़ पाया। आज भी उनके दिमाग में वो सब चीज़ें बैठी हुई जो हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई हैं। उन्होंने अपने गोत्र बचा के रखे हुए हैं, अपनी जातियां बचा के रखी हुई हैं। इसका मतलब वो उस तरह का इस्लामिक कंट्री तो है नहीं जिस प्रकार से सऊदी अरब है। तो इसका मतलब हर आदमी को अपने इतिहास के बारे में पता होता है। उनको पता है कि पहले हम राजपूत थे, जाट थे, मलिक थे, चौधरी थे या ब्राह्मण थे, क्या थे, सब पता होता है। तो ऐसे ही कंबोडिया और थाईलैंड के अंदर भी उनको पता है कि हमारे पूर्वज क्या थे और हमारा हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ता है। वहाँ भगवान राम के नाम पर, वहाँ राज्यों के नामों को देखो, वहाँ की सड़कों के नामों को देखो, वहाँ की संस्कृति को देखो, तो बहुत कुछ हिंदुस्तान के साथ में मिलता जुलता है, इतने साल के बावजूद भी। तो इसका मतलब वो लोग अपनी राष्ट्र की संप्रभुता के लिए और साथ में अपनी संस्कृति के लिए जो युद्ध लड़ रहे हैं, उसके लिए मैं बाकी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी, मैं शिवानी जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़े हुए उनके पास जाऊंगा, और वीके दत्ता सर और सिरोही सर आपके पास आ रहा हूं। शिवानी जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिवानी जी, मेरा सवाल यह है कि आज सनातन संस्कृति को लेकर इतने
सवाल उठाए जाते हैं, इतने विवाद पैदा किए जाते हैं। अभी कांवड़ को लेकर ही कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप इसके विस्तार को देखेंगे तो ये विस्तार और विरासत पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर इसकी छाप नजर आती है। जी, हम ये विडंबना है और दुर्भाग्य है कि हम अपने भारत में, जहां जो कि हिंदू राष्ट्र है, पेपर्स पर नहीं मानते कुछ लोग इस चीज को, बात अलग है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र में हैं और यहाँ पर हमें अपने अस्तित्व की, अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और लड़ना भी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में संदेश दिया है कि जहां धर्म की बात हो तो अवश्य खड़े हो जाओ, जहां अधर्म ऊंचा करने लगे अपना सिर तो उसको, उस सर को नीचा करना सीखो, उसको करो, युद्ध लड़ो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो दोनों देश लड़ रहे हैं भगवान शिव के लिए। क्या हमारे यहाँ पे ऐसा है? हमारे यहाँ पर तो तोड़ा जाता है, या फिर हम जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं, या धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो पाता। बहुत बोलते हैं फिर हम बैठ जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी न्याय व्यवस्था, हमारी बहुत सारी चीजें, साधु संतों का एक साथ जुड़ना, ये सब चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी संस्कृति को गर्व से जी सके। हर भारतीय, हर सनातनी अपनी संस्कृति के समझ सके। कुछ इन्वेडर्स की वजह से भी हम जो है बट गए आपस में, और उस वजह से भी हमसे दूर हो गई हमारी संस्कृति। लेकिन उन लोगों ने, भले ही उनसे सब कुछ दूर हुआ, बौद्धों ने वहां पर आकर के कर लिया, लेकिन फिर भी वो बौद्ध जो हैं, भगवान शिव को उन्होंने नहीं छोड़ा। ना उन्होंने वहां से, उस मंदिर से वो त्रिशूल हटाया है, ना भगवान शिव की जो विग्रह है उसे हटाया है। वो आज भी पूजनीय है और उसके लिए इतने वो इमोशनल हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान शिव के लिए लड़ रहे हैं वो। तो अपनी संस्कृति को बचाने की चेष्टा है, अपने धर्म को बचाने की चेष्टा है, अपनी वो जो आस्था है, इमोशंस है भगवान के साथ जुड़े हुए, उन्हें बचाने की चेष्टा है ये। बिल्कुल। मैं एक संजीव कौशिक जी का राय चाहूंगा इस पर कि वो कैसे देख रहे हैं दो मुल्कों की लड़ाई को। संजीव कौशिक जी। संजीव जी, आपका माइक चेक कीजिएगा, शायद म्यूट रह गया। ये समझना पड़ेगा कि अपनी देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए दो देश किस हद तक जा सकते हैं, ये संदेश हमें समझना पड़ेगा। हमारे देश में आप देखिए कि धार्मिक पुस्तकें जला दी जाती हैं, फाड़ दी जाती हैं, जो जितनी गिरी हुई टिप्पणी हिंदू धर्म के बारे में की जाती है वो सब हम सब लोग देख रहे हैं। और देखने के बाद देखिए कि हमारा संयम आप देखिए, और उन देशों के नेताओं का, सरकारों का संयम आप देखिए, तुलना कीजिए। जहां 2011 में भी आप देखिए कि 15 से ज्यादा लोग वहां मारे गए, वहां देखिए कि जब दोनों देश के प्रधानमंत्री वार्ता करते हैं संदर्भ में तो एक प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया जाता है। और हमारे यहां आप देखिए कि यदि कोई नेता हिंदू धर्म के बारे में बोले तो उसको प्रमोट किया जाता है, उसको उसका इनाम दिया जाता है। तो ये चीजें समझने की बात है कि आज थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो कुछ चल रहा है पिछले कई वर्षों से, वो एक संदेश हमारे देश को देता है। हमारे देश को समझना पड़ेगा, हमारे देश की सरकारों को समझना पड़ेगा। हजारों की संख्या में मंदिर सरकार के अधीन, कई बड़े मंदिर जहां हमारे शास्त्रों में जिनका जिक्र है, जहां लाखों लाखों की संख्या में लोग हर वर्ष दर्शन करने जाते हैं, उसकी लड़ाई हमने वर्षों वर्षों तक इस देश के संविधान के हिसाब से लड़ी है। आप देखिए अयोध्या के प्रकरण को, आप देखिए 500 वर्ष तक लड़ते रहे। और वहां एक कंबोडिया और थाईलैंड के बीच आप देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में मुद्दा जाने के बाद, यदि इंटरनेशनल कोर्ट कह देता है कि यह मंदिर कंबोडिया में जाएगा, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर के भी आप देखिए कि युद्ध होते हैं वहां पर। तो ये निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं पत्रकार होने के नाते विवेक जी, कि ये समझना पड़ेगा हमारे देश के नेताओं को और हमारी सरकारों को कि कंबोडिया थाईलैंड से कम हिंदू धर्म के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, कि अपनी संस्कृति कैसे बचाए रखनी है, वो सरकारें क्या कर रही हैं और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। कभी कभी हमारी सरकारें बताती है कि साहब हम सीमाएं नहीं लांघ सकते हैं, हमें भी बंदिश हैं, हमारे भी प्रोटोकॉल हैं,
आप देखिए उन दोनों सरकारों के सामने कि कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सीमाएं नहीं। यदि एक शिवजी का मंदिर वहां इतना पुराना 1400 साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर की लड़ाई में दो देशों की सेनाएं बॉर्डर पे मंदिर को लेकर के, मंदिर की जमीन को लेकर के, और एक हमारे आप देश में देखिए कि संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं। ये पूर्ण जी नेताओं नहीं, आप मैं दो बातें कहूंगा, उसके बाद मैं जनरल साहब वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। अगर आप मौजूदा दौर में देखेंगे तो मौजूदा दौर में अगर मैं देशों के हिसाब से बात करूं, भारत तो है ही, भारत में जहां पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश, वर्तमान में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों में सनातन, वैदिक, शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध धर्म और संस्कृति फैली हुई थी। और इसमें भी जो एक और बात जो सुनील कौशिक जी कह रहे हैं कि दोनों देशों के लोग ये जानते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो उसी शिव मंदिर में जाते थे और पूजा करते थे और पूजा अर्चना करते थे और जलाभिषेक करते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर उनके पूर्वजों का हक, उनकी सनातन, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत को अगर कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, बाय द लॉ ही कर रहा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस से ही कर रहा है, तो भी ये दोनों देश मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर मैं वीके दत्ता सर आपके पास आ रहा हूं। वीके दत्ता सर, दोनों देशों की अगर हम तुलनात्मक स्थिति देखें तो इस जंग का क्या प्रारूप आप देख रहे हैं? जंग और बड़ी होती हुई नजर आ रही है। देखिए विवेक, ऐसा है कि एक बड़ी विडंबना है। दो देश जिनकी सिविलाइजेशन, कल्चर एक दूसरे के साथ मिलता है, जो उस जमाने के 11वीं सदी के खैबर राजा थे, कंपूचिया पहले बोला जाता था कंबोडिया को, वो ये जो शिव मंदिर है वो उनके द्वारा बनाया गया। उस समय में जो हिंदुइज्म था, एक उसके अलावा एक एनिमिज्म भी होता था, जो एक वहां पे बिलीफ था, और उसके बाद में हिंदुइज्म हो गया, ब्राह्मणिज्म हो गया, और फिर आया बाद में बुद्धिज्म। तो ये जो मंदिर बनाया गया एक्चुअल में इसकी धरोहर जुड़ती है कंपूचिया के साथ में, और ये उस समय 11वीं सदी में बना। अभी लेकिन जब वहां पे कॉलोनियल रूल था, फ्रांस का रूल था वहां कंबोडिया के अंदर, तो उन्होंने तकरीबन 1911 के दशक में उन्होंने एक नक्शा खींचा, जिस प्रकार की भारत के अंदर भी अगर आप मैकमोहन लाइन की बात करें, या जिस प्रकार हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो उसी प्रकार उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसके अंदर ये मंदिर का इलाका भी बंट गया। और इसके कारण क्या है कि उसके बाद ये 1953 में जब आजादी मिल गई कंबोडिया को, तो ये लगातार इसके ऊपर एक डिबेट चलता रहा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कि इसके ऊपर हक किसका है। और उसके बाद में जैसे आपने जिक्र किया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, यूनाइटेड नेशन में गए, और उसका फैसला कंबोडिया के हक में आया। लेकिन अभी क्या है कि मतलब विडंबना में इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों देश जो हिंदुइज्म से इफेक्टेड थे, प्रभावित थे, बिलीफ था और दोनों की मान्यताएं थी, वो अब वो शिव मंदिर के लिए लड़ रहे हैं जो उन दोनों की धरोहर है। और अगर मैं तो बोलूंगा कि कंबोडिया और थाईलैंड को, इस इलाके को एक वेटिकन डिक्लेयर कर देना चाहिए, चाहे वहां थाईलैंड के लोग जाए या कंबोडिया के जाएं, और जो भी वहां पे रेवेन्यू आए टूरिज्म के माध्यम से, वो दोनों देश बांट सकते हैं। क्योंकि जो जंग है, ये जंग जमीन की, जंग रेवेन्यू की, जंग टूरिज्म की है। और इसके साथ साथ में फिर चीन और अमेरिका का इन्फ्लुएंस वो में सेकेंडरी आ जाता है, जिसके अंदर जो इस प्रकार के देश हैं जो अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, खास करके चाइना जो कंबोडिया के माध्यम से वहां पे एक सी पोर्ट हासिल करना चाह रहा है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो मलक्कन स्टेट की हम बात करते हैं, और अगर आप थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड का जो नीचे का टिप है वो मलक्कन स्टेट को जाके डोमिनेट करता है। तो चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है वो, जितना सी रूट ऑफ कम्युनिकेशन है उस रूट से होकर निकलता है। और उसमें जो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये जगह पर कोई भी पोर्ट या मिलिट्री बेस होना या नेवल बेस होना बहुत जरूरी है। दूसरा, थाईलैंड को जितने हथियार असला मोटे तौर पे कौन दे रहा था? अमेरिका।
और चीन भी दे रहा है, तो कंबोडिया को भी चीन दे रहा है, थाईलैंड को भी चीन दे रहा है। तो लेकिन अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जंग कहाँ जाके रुकती है नहीं, और कह क्या रहे हैं इनका कि समझौता ये हो पाएगा। जो थाईलैंड है उसको अमेरिका बैक कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि जो मेजर आर्मामेंट है वो यूएस के द्वारा दी गई है थाईलैंड को। थाईलैंड की जो आर्मी है, अगर उसका रेटिंग हम बात करें, वो 25वें नंबर में आती है दुनिया में। और जबकि कंबोडिया की जो फौज है वो आती है 95 के उसके आंकड़े में आती है। और इनका जो एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं है। कंबोडिया के पास बिल्कुल तकरीबन ना के बराबर कोई एयरफोर्स है, जबकि थाईलैंड के पास एक शक्तिशाली एयरफोर्स है। नेवी का जहां तक सवाल है, वहां भी थाईलैंड की फोर्स ज्यादा है, कंबोडिया के पास नहीं है। लेकिन सबमरीन ना उसके पास में है और ना कंबोडिया के पास में है। लेकिन वो बात एक अलग हो गई कि ये जंग आगे खींचनी चाहिए कि नहीं। मेरा मानना यह है कि पहले भी इन्होंने वार्तालाप से इसको सुलझाया था, हो सकता आगे भी ये आपस में बातचीत करें, क्योंकि दोनों तरफ की जो डिस्पेंसेशन थी, इनके अपने पुराने रिश्ते हैं, पुरानी इनकी मित्रता है, किसकी, कंबोडिया की और थाईलैंड की। और बीच में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है और मिलिट्री का कार्रवाई आती है, उसके कारण कई बार जो है रिश्ते इनके खराब हुए हैं।